बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि मुल्तान हरम गेट मोहल्ला जवातिया के करीब 3 मंजिला इमारत गिर गई। जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। 2 शदीद जख्मियों को निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको मुल्तान से, जहां पर हरम गेट मोहल्ला जवादिया के करीब 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल है शेयर करेंगे हमारे नुमाइंदे माजिद कलासरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी माजिद, आगाह कीजिएगा, इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, ये मुल्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हरम गेट के करीब मोहल्ला जौदिया के करीब 3 मंजिला बिल्डिंग ये गिरने का जो मामला है, मजमूई तौर पर इस बिल्डिंग गिरने से 9 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और 2 जो है वो शदीद जो है वो जख्मी हैं। जाए वकुआ से अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये जो मुकम्मल किया जा चुका है। 2 शदीद जख्मियों को निश्चित अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा चुका है। शहरी के औकात ये वाक़या पेश है जब बिल्डिंग अचानक जो है वो ज़मीन बोस हुई। ज़मीन बोस होने से जो नज़दीकी जो घर थे वो भी बिल्डिंग के मलबे के जो उसके जो है वो जद में है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो वो मुकम्मल किया जा चुका है। 9 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं और 2 शदीद जो है वो जख्मी हुए हैं। डेड बॉडीज को सर्द खाने जो मुंतकिल किया जा चुका है और 2 जो जख्मी है उनका इलाज मुआवजा निश्चित अस्पताल में जारी है। अच्छा माजिद, ये कहेगा कि जो 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं तो क्या उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया है? जी ताहाल अभी तक शनाख्त का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। ताहम एक ही घर के जो 4 अफराद थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, एक खातून शामिल थी, उनकी जो है वो शनाख्त की जा चुकी है और निश्चित अस्पताल उनको जो है वो मुंतकिल किया गया है। ताहम जो जख्मी है उनकी हालत भी काफ़ी तशवीशनाक है और बिल्डिंग गिरने के अमल का अभी तक नहीं पता चल सका है कि इसकी क्या वजह है, किस तरह। ताहम डिप्टी कमिश्नर जाए वकुआ पर पहुंचे, उनकी जानिब से एक टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है जो तमाम तर इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करेगी और एक इंस्पेक्शन टीम भी बनाई गई है जो इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स है उनका जो है वो मुआयना करेगी। अच्छा माजिद, इस हवाले से ये भी कहिएगा कि एनी शाहिदीन जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे आपकी कोई बात हुई है, उनका क्या कहना है? जी देखिए, शहरी के टाइम ये वाक़या पेश आया जब नज़दीकी घर वाले सोए हुए थे। अचानक ये जो बिल्डिंग थी जो 3 मंजिला थी, ये अंदरून शहर के अंदर आता है, तो यो अचानक जो है वो ज़मीन बोस हुई है। उसकी वो गिरने से जो उसका जो मलबा था वो नज़दीकी जो घर थे उन पे जो है वो जाके गिरा है, जहाँ पर छोटे जो कमरे भी थे, मकान थे और उसका मलबा गिरने से उसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। यानी शाहिदीन के मुताबिक अचानक ये जो गिरी है। उसके साथ साथ अब फिर जाए वकुआ पर रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर फौरी इतला के बाद वहाँ पर पहुंची है। रेस्क्यू की जानिब से तकरीबन 4 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी रहा है। रेस्क्यू की जानिब से तमाम तर जो मलबा है वो हटाया गया है। पुलिस की भी नफरी वहाँ पर पहुंच गई थी। अब जो तमाम तर जो सरगर्मियां हैं वो अच्छा माजिद, ये भी कहिएगा कि जो 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं इन सबका आपस में क्या ताल्लुक बताया जा रहा है? क्या ये सब रिलेटिव्स थे? जी मुख्तलिफ जो ये घर वाले थे, 2-3 घर वाले जो है वो इसकी लपेट में आए हैं और जो इर्द गिर्द घर मौजूद थे और इसके साथ जो 3 मंजिला इमारत थी वो भी उसमें भी रिहाइश पजीर अफराद थे, वो भी उसकी जद में आए हैं। मजमूई तौर पर अब 9 अफराद हैं। अब ये चल के इनकी शनाख्त होगी, अब इनका आपस में क्या ताल्लुक था, क्या ये मोहल्लादार थे, क्या थे, जिसमें से 4 जो लोग थे वो अहल खाना थे जो 3 मंजिला बिल्डिंग के अंदर रहते थे और उसके अलावा जो नज़दीकी जो घर वाले थे जो अहले मोहल्ला थे वो इसकी जद में आए हैं। क्योंकि 3 मंजिला इमारत में काफ़ी बड़ी इमारत थी और वो जब नीचे गिरी है तो उसकी जद में 7 घर वाले भी आए हैं। तो अब ये उनकी शनाख्त का अमल जो है शुरू हो जाएगा। ताहम जो 3 जख्मी हुए हैं उनकी हालत भी काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है। ठीक है माजिद कलासरा, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सियासी खबरों में आपको अपडेट करें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। विफाकी काबीना के अरकान को कलमदान भी सौंप दिए गए हैं। इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बन गए। अता तारड़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात होंगे, जबकि ख्वाजा आसिफ ने वज़ारत दिफा का कलमदान संभाल लिया है। एहसन इकबाल को वज़ारत मनसूबा बंदी मिली है। राना तनवीर हुसैन वज़ीर सनत और पैदावार, खालिद मकबूल सिद्दीकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून होंगे और उन्हें वज़ारत इंसानी हुकूक का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। जबकि आहद चीमा को वज़ारत इक़्तिसादी उमूर का कलमदान सौंप दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट का इजाफी चार्ज भी आहद चीमा के ही पास होगा। मुसद्दिक मलिक को वज़ारत पेट्रोलियम और तवानाई, चौधरी सालिक हुसैन को वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी इंसानी तरक्की तफवीज़ की गई है, जबकि अमीर मकाम सफ़ीरान के वज़ीर होंगे और वज़ारत कौमी विरसा और सकाफ़त का इजाफी चार्ज भी उनके पास होगा। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
اب یا کبھی نہیں کا مرحلہ آ گیا ہے. سرجیکل آپریشن کرنا ہوگا. اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا. برادر ممالک سے اب قرض نہیں سرمایہ کاری کی بات ہوگی. ترقی اور خوشحالی کے لیے ISFC پروگرام ہوگا. اپنے ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کریں گے. ڈیزل سے چلنے والے جینکوز کے پاور پلانٹس بند کر دیں تو بڑی بچت ہوگی. وزیر اعظم نے اکنامک پلان بتا دیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. میں کہنے پہ مجبور ہوں اٹس ناؤ اور نیور. سرجیکل آپریشن کرنا ہمیں. اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلے گا. بالکل برادر ملک کے ایک سفیر کو ملا اور میں نے خود ان کو کہا کہ میں اب قرض کی بات نہیں کروں گا, سرمایہ کاری کی بات کروں گا. ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے جو SIFC جو مارج وجود میں آ چکا ہے, ایئرپورٹس ہیں ان کو ہم نے آؤٹ سورس کرنا ہے. ڈیزل گزلنگ پلانٹس ہے, اس کی جو بجلی وہ بنتی ہے کوئی 60 روپے یا 70 روپے پر یونٹ اس کی لاگت ہے. اس کو اگر بند کر دے, اس جنگ کو جو جنکو کے نام پر جنگ ہے, لاسز جو ہیں نقصانات آپ کم کر لیں گے. گیس کا, بجلی کا, اب یہ ملا کے 5000 ارب روپے ہے. پھوکوں سے نہیں, جادو ٹونے, صرف اور صرف محنت اور مسلسل محنت اور محنت. ہماری کشتی ضرور کنارے لگے گی انشاءاللہ. میں تو حامی ہوں کہ ٹیکس کو ہمیں ٹیکس سلیبس کم کرنے چاہیے. عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا ہے. اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر اشرافیہ 90% وسائل کے اوپر وہ قبضہ ہو, اور ساتھ پھر جو اس کا ایک فرض ہے وہ ادا نہ کرے. 500 ارب روپے بجلی کے مد میں چوری ہوتے ہیں. غریب آدمی کا کیا قصور ہے؟ ریٹیلر کی بات تو بعد میں آتی ہے, ہول سیلر کہاں گیا؟ ڈنڈا پیر بگڑا تگڑا آدھا. جو بلیک شیپ ہے ان کی پریڈ کرائیں گے انشاءاللہ. اور معیشت کے لیے قومی ایکشن پلان بنانا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ہماری حکومت مشکل ترین چیلنجز کے ساتھ آئی ہے. ملک کی خاطر ہمیں فساد انتشار ختم کرنا ہوگا. امید ہے کہ اپوزیشن منفی طرز عمل ترک کر دے گی. محسن نقوی کی کابینہ میں شمولیت مخلوط حکومت کی مضبوطی کا باعث بنے گی. معیشت کے لیے قومی ایکشن پلان بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کے شاید جو مشکل ترین چیلنجز کے ساتھ کوئی حکومت آئی ہے, اس میں یہ حکومت ہے کہ جس وقت اس نے حکومت سنبھالی ہے پاکستان کی معیشت کو پہاڑ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. اب ہمیں 8 فروری سے آگے اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ملک کے لیے مل کر کام کرنا ہے, تاکہ ہم سب اس ملک کے لیے اس کی معاشی چیلنجز کو حل کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں. ہم اپوزیشن کی طرف بھی ہاتھ بڑھائیں گے کہ اب آئیے آپ اسمبلی کے اندر, ایوان کے اندر آئیں. میں امید کرتا ہوں کہ اپوزیشن منفی سیاست کو ترک کر کے ایک پوزیٹیو رول پلے کرے گی. زرداری صاحب سے بھی ان کی بڑی قربت ہے, شہباز شریف صاحب سے بھی بڑی قربت ہے, تو شاید ان کی موجودگی اس کولیشن گورنمنٹ میں اسٹیبلٹی لانے کا ایک ذریعہ بن سکے. اورنگزیب صاحب کو لا کر انہوں نے ایک معاشی ٹیم کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ونڈو کھولی ہے. سی پیک کا منصوبہ ہے چونکہ اس کے اوپر میری کافی دسترس ہے. سی پیک کے فیز 2 میں ہم 5 نئے کوریڈور شروع کرنا چاہتے ہیں. اور PTI کو کھل کر بتانا چاہیے کہ انہیں محسن نقوی سے کیا مسئلہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے کہ اچھی کارکردگی کی بنا پر محسن نقوی کو کابینہ میں شامل کیا گیا. محسن نقوی متوازن وزیر داخلہ ہوں گے. یہ بات غلط ہے کہ محسن نقوی کو انتقام کے لیے لایا جا رہا ہے. محسن نقوی کے دور میں تحریک انصاف نے 9 مئی کے حملے کیے تھے. 2018 میں منتخب ہونے والے 52 سینیٹرز ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, جس کے بعد 48 سیٹوں پر انتخابات کروائے جائیں گے. سینٹ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل. انتخابی شیڈیول 14 مارچ کو جاری کیا جائے گا. 25ویں آئینی ترمیم کے تحت سابقہ فاٹا کی 4 سینٹ سیٹوں پر دوبارہ انتخاب نہیں ہوں گے, جبکہ 15 اور 16 مارچ کو کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکیں گے. سینٹ کی 48 سیٹوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی. ملکی تاریخ میں پہلی بار سویلین حکومت میں سینٹ غیر فعال ہو گئی ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ملک بھر میں آج پہلا روزہ ہے. گھروں اور ہوٹلوں میں سحری کے خصوصی انتظامات کیے گئے. گھروں میں دسترخوان سجائے گئے تو پردیسیوں نے ہوٹلوں میں جا کر سحری کی برکات سمیٹی ہیں. سحری کے بعد اہل ایمان کی جانب سے مساجد کا رخ کیا گیا اور نماز فجر ادا کی گئی. نیوز کی جانب سے پاکستانیوں کو رمضان کی خوشیاں بہت مبارک ہوں. ملک بھر میں آج پہلا روزہ ہے. پہلی سحری پر ہر جگہ خصوصی انتظام کیا گیا ہے. خواتین نے سالن, انڈوں, پراٹھوں, دہی, لسی اور دیگر لوازمات سے دسترخوان سجائے ہیں, جبکہ ہوٹلز بھی پردیسیوں سے آباد رہے.
बड़ों के साथ साथ बच्चे भी रमजान की बरकत और सातें समेटते नजर आए और शौक से उनकी जानिब से पहला रोजा रखा गया। पहली सहरी के मौका पर लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने हाजिरी दी और वहीं पर सहरी भी की, जबकि ज़ायरीन के लिए खुसूसी खानों का बंदोबस्त किया गया। सहरी के बाद अहले ईमान की जानिब से मसाजिद का रुख किया गया और नमाज फजर अदा की गई। रहमतों, बरकतों और नेकियों का मौसम बहार माह रमजान आ गया है। फर्जंदाने इस्लाम अल्लाह के हुजूर सजदारेस हो गए हैं। मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। उधर कराची में नुमाइश चौरंगी के मकाम पर फलाही इदारे की जानिब से माह रमजान की पहली सहरी का एहतमाम किया गया। पहली सहरी के मौका में हिस्सा डालने के लिए गवर्नर सिंध भी वहां पर पहुंचे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। माह रमजान का महीना आ गया, हर तरफ खुशियों, रहमतों और बरकतों की रौनकें लग गई। हर साल की तरह इस साल भी शहर कायद में बड़े बड़े दस्तरखानों की तैयारी। नुमाइश चुरंगी के मकाम पर फलाही इदारे की जानिब से माह रमजान की पहली सहरी का एहतमाम किया गया। गवर्नर सिंध समेत शहरियों की बड़ी तादाद सहरी करने पहुंच गई। गवर्नर सिंध कहते हैं नफ्सा नफ्सी का माहौल है। फलाही इदारे का पहली सहरी का एहतमाम काबिल तारीफ है। पिछले साल की तरह इस साल भी गवर्नर हाउस में इफ्तारी का एहतमाम किया जाएगा। लोग महंगाई से परेशान हैं, खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। कि आज के इस माशी बहरान में जहां लोग नफ्सा नफ्सी और अपने लिए सोच रहे हैं, वहां एक शख्स ज़फ़र अब्बास आज पहली सहरी अपनी फैमिली के साथ नहीं, अपने घर पर नहीं, बल्कि इन ऐसे गरीब, मिस्कीन और ज़रूरतमंद लोगों के साथ मौजूद है और ये सिलसिला पूरा रमज़ान चलता रहेगा। शहरी कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, रोड पर सहरी करने पर मजबूर हैं। बच्चों समेत खवातीन ने सहरी में शिरकत की। अच्छा, रोज़ा रखती हो आप? हाँ। रोज़ों में क्या क्या खाओगी आप? फ्रूट चाट क्या खाओगी बताओ? आवाम इतनी आई हुई है जेडीसी के अंदर, रोजगार भी चलता रहे, गरीब आदमी जो परेशान है वो उनकी परेशानी दूर करे। थोड़ी मोटिवेशन से, नई सोच से सब लोग आए आगे और नमाज वगैरह और रोज़े पूरे रखें। खैर बरकत का महीना है, अल्लाह ताला साथ फेरे से सब कुछ सही करते, सारे रोज़े और इफ्तियार गरीबों की भी सुने और सारे अच्छे निकालते। माह रमजान की आमद के साथ ही शहरियों ने अल्लाह से ताल्लुक और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अज़्म भी कर लिया। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ शहूद कुरैशी, न्यू न्यूज़ कराची। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। सिंध काबीना में कौन कौन शामिल होगा? सदर आसिफ अली जरदारी आज मुशावरत के लिए कराची जाएंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। रमजान का महीना शुरू होते ही मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए हैं। लाहौर की मंडियों की बात करें तो मंडियों में भी सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट से ज्यादा कीमत पर दस्तयाब हैं। कीमतें बढ़ने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से, जो कि इस वक्त लाहौर की सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा, क्या निर्ख हैं आज सब्जियों और फलों के? जी बिल्कुल, रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होते ही सब्ज़ी मंडियों में जो है सब्जियों और फलों की कीमतों को जो है पर लग गए हैं। मैं इस वक्त सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे फलों और सब्जियों की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पे हमने दुकानों का विजिट किया तो दुकानों में जो है तकरीबन सरकारी रेट लिस्ट जो है मौजूद ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि सरकारी रेट लिस्ट क्या है। दुकानदार जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो भी रेट लिस्ट है, हमारे पास सरकारी रेट लिस्ट मौजूद है, जहाँ पर हमने कीमतों का मुआवजा किया तो हर चीज़ की कीमत जो है, हर शे की कीमत जो है यहाँ पे तकरीबन 20 से 30 रुपए तक जो है महंगी बेची जा रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है सुबह से ही काफ़ी रश यहाँ पे लगा हुआ है। शहरी जो है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं ताकि चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सस्ते कीमत पर खरीद सके, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी बेची जा रही है। हमने यहाँ पे दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का यही कहना था कि जो चीज़ें हैं वो हमें पीछे से महंगी आ रही है। फ्यूल की कीमत भी जो है आसमान से बातें कर रही है। फ्यूल का खर्चा डाल के सारा कुछ जो है वो मैनेज हो जाता है। हमने शहरियों से बात की तो शहरियों का
का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को बहाल करे ताकि ये जो कीमतें वो कंट्रोल में आ जाए। सब्जी मंडी में यहाँ पे हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई जहाँ पे हुकूमत का कोई अमला मौजूद हो तो जाके तो कि इस चीज़ की छानबीन करे ताकि वो दुकानदारों को जो है वो रेट लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करे ताकि जो शहरी आते हैं वो रेट लिस्ट देख कर ही सब्जियाँ खरीद सकें। अपडेट करने के लिए विफाकी काबीना का रमजान में कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए अहम इक़दाम, केले और प्याज की बरामद पर 15 अप्रैल पर पाबंदी लगा दी गई है। रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया की कीमतों की निगरानी के लिए फौरी कमेटी बनाने का फैसला। ये कमेटी सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर कीमतों का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म का रमजान में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। शहबाज शरीफ कहते हैं कि आम आदमी महंगाई में पिस गया है। अशराफिया का 90% वसाइल पर कब्जा है। सब्सिडी देने का कोई जवाब नहीं। महंगाई रोकने के लिए किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और रमजान मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 7.5 अरब की सब्सिडी जारी की गई है। रिलीफ सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को ही दिया जाएगा, जबकि आम सारिफीन रजिस्टर्ड ना होने पर मायूसी में मुब्तला है। कहते हैं कि रिलीफ सबको बराबर दिया जाना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने आवाम को रिलीफ देने के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी तो दे दी, मगर ये सब्सिडी सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को दी जा रही है। आम सारिफीन को कोई रिलीफ नहीं मिला। सारिफीन कहते हैं जो लोग मुस्तहिक हैं लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं, उन्हें भी रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत ने लोगों में तफरीक कर दी है। सब्सिडी सबको बराबर मिलनी चाहिए। ये सब लोगों के लिए सब्सिडी होनी चाहिए ना। एक आदमी ले जाता है 109 रुपए, दूसरे लोग लेते हैं 155 रुपए। जिन लोगों को पैसे मिलते हैं ना उनको तो रियायत मिलता है, जो दूसरे लोग हैं वो खज्जल ख्वारी हो गए हैं। सिर्फ इधर आटा ही यार सस्ता थोड़ा मिलता है, इस वजह से हम इधर आ जाते हैं। तो जो अगर मिला ना तो फिर फायदा क्या। यहाँ पे नहीं लगा, कुछ भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे बनते हैं कार्ड वगैरह। तो जो भी यहाँ आता है ना उसको पूरे रेट पे ही चीज़ खरीदनी। जिनके कार्ड बने हुए सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं। बाकी बाहर रेट कम है, यहाँ पे भी रेट ज्यादा है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर से रजिस्टर्ड होकर सब्सिडी से मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन हमाद अली के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, न्यू न्यूज़ लाहौर। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि रमजान में प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों के जरिए निज़ाम बना रहे हैं। रमजान में आवाम को रिलीफ मिलेगा, गवर्नेंस के मसाइल को हल करने में वक्त लगेगा। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में टीम मुतहरिक है, जिसकी जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा। पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और भावलपुर समेत दीगर शहरों में आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कम आमदन वाले लोगों के लिए घर की किस्त मुमकिन हद तक कम करने की हिदायत की। मरियम नवाज शरीफ ने अजला में घरों की तामीर के लिए अराजी की निशानदही की डेडलाइन मुकर्रर करने की हिदायत भी की। कहा, चाहती हूँ पंजाब में कोई बेघर ना हो, हर शहरी के पास अपनी छत हो। अवाम के लिए सस्ते घरों की फराहमी हमारा मंशूर का हिस्सा है। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई मशीर परवेज रशीद, वजीर इत्तलात व सकाफत अजमा बुखारी, सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी फाइनेंस, कमिश्नर लाहौर, DGP HATA, पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। वकास गौरी, न्यू न्यूज़ लाहौर। भीख मांगना सिर्फ मजबूरी ही नहीं, कमाल की नौसरबाजी भी है। शहरियों की हमदर्दियां समेटने के लिए जो जितनी अच्छी एक्टिंग करता है उतना ही माल बताता है। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही पेशावर भिखारियों का तूफान भी उमड़ आया है। तफसीलात के लिए हमाद असलम की ये रिपोर्ट देखिए। बाजार हो या चौक चुराहे, मार्केटें हो या ट्रैफिक के अशारे, मस्कीन और लाचार बनकर भीख मांगने वालों की हर जगह बहुतात नजर आती है। अल्लाह पाक के नाम तो मंग रहा भाई, बेकार मत आ जाओ किताब भाई। इन भिखारियों में बेशतर बहरूपिये होते हैं जिन्हें कोई माजूरी या मजबूरी लाहक नहीं होती। माह रमजान में तो इनकी तादाद कई गुना बढ़ जाती है और ये हर जगह दिखाई देने लगते हैं। कोई नाबीना बना होता है तो कोई चलने फिरने से महरूम दिखाई देता है, जिन्हें देखते ही तरस आने लगता है। इन हट्टे कट्टे माजूरों का भीख मांगने का अंदाज ऐसा कि जो देखे खुद ब खुद जेब ढीली कर दे।
इन बहरूपियों की मंतक भी अनोखी है। कहते हैं कम वक्त में ज्यादा माल बना लेते हैं, इसीलिए मांगते हैं। यहाँ पर आज ज़्यादा होता है ना, उधर एक्टिंग करते हैं भाई। मेहनत मजदूरी पहले मैं करता था डेकोरेशन का काम, तो दोस्त ने मेरे ने बोला कि यार तुम भी करके देख लो, तो मैंने भी उसके चक्कर में जो है ना ये करके देख लिया। तो मुझे 1000-1500 रुपये मिल जाता, मेरे घर का भी सर्किट चल जाता है और मेरा भी सर्किट चल जाता है भाई। पेशावर भिखारियों की बढ़ती तादाद ने पुलिस को भी परेशान कर रखा है। नौसरबाज किस्म के फ़कीर हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये लोग ना सिर्फ मुस्तहिक लोगों को उनके जायज़ हक से महरूम कर रहे हैं। ये सिर्फ गदागिरी तक महदूद नहीं, पुलिस रिकॉर्ड बताता है इनमें से बेशतर जराइम और चोरी चकारी की वारदातों में भी मुलव्वस हैं। मदद के पहले हकदार और मुस्तहिक अजीजो अकारब हैं। इन पेशावर भिखारियों पर खर्च करने से बेहतर है अपने रिश्तेदारों और जरूरतमंद हमसायों का ख्याल रखें, इससे अपने भी खुश और खुदा भी। कैमरामैन फरमान अली के साथ हमाद असलम, नियो न्यूज़, लाहौर। कुछ बात करें मौसम की तो मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। बालाई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होगी। इस्लामाबाद में बादलों का बसेरा है। शहर इक़्तिदार के मौसम से मुतालिक मजीद बताएंगी आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, आगाह कीजिएगा, आज इस्लामाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। चारों जानिब इस्लामाबाद में हमें बादलों का राज नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी होगा, क्योंकि आज शाम से मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब के इलाकों में और दीगर इलाकों में हल्की बारिश के इम्कानात आज शाम से जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर शदीद बर्फ़बारी के इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में जो दर्जा हरारत है, अगर उसके हवाले से बताती चलूँ तो इस्लामाबाद का इस वक्त दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। चूँकि महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है, तो दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 11 से 12 डिग्री तक जाने के जो इम्कानात हैं वो जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ अभी भी ठंडी हवाओं का राज है। सूरज बादलों की आंख मचोली भी जारी है। मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शाम से जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो मुल्क के बलाई इलाकों पर अपना असर दिखाएगा और बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। शुक्रिया आयशा शुएब अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद के बाद बात करेंगे कराची के मौसम की। तो कराची का मौसम खुश्क और रात सर्द रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम के बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद। देखिए, कराची का आज मौसम खुशगवार है। सुबह के टाइम और देर रात के टाइम हल्की ठंड है, जबकि दिन में मौसम जो है वो गर्म महसूस होना शुरू हो गया है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत की हम बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जो कि गर्मी की एक शुरुआत है। तो महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि शहर में हवा की रफ्तार भी इंतहाई कम है। शहर में हवा जो है वो 2 से 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 80% से ज़ायद बताया गया है। महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि शहर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, क्योंकि हल्की ठंड जो है अब तक बरकरार है। अलबत्ता दिन में मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया है। दिन में गर्मी जो है वो महसूस की जानी शुरू हो गई है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले चंद रोज़ तक मौसम जो है वो इसी तरह मौसम खुशगवार रह सकता है। जी शुक्रिया शहूद अपडेट करने के लिए। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद है। मुख्तलिफ अजला में बारिश, वादी क्वेटा और गिरदोनवाह में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलें मुतादिद गाड़ियां बहा कर ले गए, जबकि दीरवाला में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सियाहों ने खूबसूरत वादियों का रुख कर लिया है। और
इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना तरनोल, रमना, सेक्रेटेरिएट, कौसार और कराची कंपनी में 6 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कौसार में तोशाखाने की जाली रसीदों का मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा से तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। शेवा में पाइपलाइन से सप्लाई करने के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसकी सप्लाई अप्रैल में शुरू कर दी जाएगी। जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में मज़ीद गैस और तेल के ज़खायर की तलाश भी जारी है, जिससे ये इलाका मुस्तकबिल में एनर्जी हब बनने जा रहा है। तफसीलात के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा 1 और शेवा 2 से कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद मैन ग्रिड में शामिल होने के लिए तैयार। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी को शेवा 1 में 2 कुओं की खुदाई के दौरान गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए थे, जो कि गैस की मुल्की मजमूई तलब का 5% है। शेवा के मुकाम पर 2 कुओं से 70 मिलियन MMCFD गैस दरियाफ्त की गई है। 2022 में शेवा 1 की ड्रिलिंग 5 किलोमीटर गहराई तक की गई। जून 2023 से जनवरी 2024 तक शेवा 2 में मजीद 4577 मीटर खुदाई की गई। गैस दरियाफ्त होने के बाद से इसे नेशनल ग्रिड में शामिल करने के लिए पाइपलाइन का काम 73% तक मुकम्मल कर लिया गया है। सरबराह मैनेजमेंट टीम असद रजा कहते हैं कि प्रोसेसिंग के लिए मुकामी प्लांट लगाया गया है, जो कि गैस को साफ करके SNGPL की पाइपलाइन पर मुंतकिल करेगा। तकरीबन 1 अरब रुपए लोगों के लिए खर्च कर रहे हैं। हमने 3 ईयर का पूरा डेवलपमेंट प्लान बनाया है, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड इंटरवेंशन, ये तमाम वो चीज़ें जिसके अंदर हम काम करेंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे लोकल्स के हम स्टेक को इन्वॉल्व करें। पहला वेल शेवा 1 जो है वो ड्रिल किया, और 1 साल के अरसे में तकरीबन 5 किलोमीटर की डेप्थ पे जाके 4915 मीटर के ऊपर हमने वहाँ पे उसको जाके जब फिनिश किया, तो उसके अंदर हमें 50 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस और 300 बैरल ऑयल की डिस्कवरी हुई। असिस्टेंट कमिश्नर शेवा का कहना है कि सुई नादरन गैस पाइपलाइन से 200 किलोमीटर से ज्यादा पाइप बिछाने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। प्लांट लगने से 900 से ज्यादा मकामी हुनरमंदों को रोजगार मिलेगा। इससे कनेक्टेड जितनी भी राउंड अबाउट पॉपुलेशन है, तो उनमें यही जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितनी भी स्कीम्स है, तो वो हो रहे हैं। जो नीड बेस प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो हो रही हैं। इलाके के मुकामी लोग यहाँ रोजगार मिलने पर खुश दिखाई देते हैं। मुकामी मुशर कहते हैं कि गैस के ज़खायर के शुमाली वज़ीरिस्तान में खुशहाली का एक नया दौर आएगा। जिस टाइम से इधर कंपनी काम कर रहे हैं, इससे मकामी लोगों में बड़ी खुशी के लहर दौड़ गई है। इधर मकामी लोगों में डेवलपमेंट काम जो पहले बिल्कुल इधर जीरो थे, अब माशाल्लाह स्कूल, कॉलेज, स्कूल, मदरसे, वाटर सप्लाई स्कीम और मसाजिद के रिनोवेशन, मरम्मत, तकरीबन काफ़ी सारे काम हुए हैं। इलाके में बहुत खुशी है। तकरीबन 3 लाख रुपए मियाश। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ये कंपनी आई है किसी चीज़ की कमी नहीं। कोई भी पेशा सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस नहीं होता। पाकिस्तान की पहली बाहिम्मत डिलीवरी गर्ल ने साबित कर दिया है। बाइक राइडर डिलीवरी गर्ल ने कहा कि आपकी लगन सच्ची हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मज़ीद जानते हैं इकरा लियाकत की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जिंदा दिल बहादुर लड़की जिसने ज़माने की परवाह ना की और डिलीवरी गर्ल का काम शुरू कर दिया, ये साबित किया कि कोई भी पेशा मर्दों के लिए मखसूस नहीं। बाहिम्मत डिलीवरी गर्ल ने कहा कि मुझे शुरू में बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से साबित किया कि मैं ये कर सकती हूँ। सारी चीज़ें एतमाद के साथ करनी होती हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके चलना होता है, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों की इतना एतमाद दें कि वो कोई भी स्टेप लेते हुए ये नहीं सोचें कि अगर हम यहाँ पे से गिर जाएंगे तो हमें उठाने वाला कोई नहीं होगा। जब मेरा पहला इंटरव्यू ऑन एयर हुआ तो मेरी वालदा बहुत खुश थी और उन्होंने रिश्तेदारों को भी बताया। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई खास खूबी रखी है। जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, मेरी मम्मा बहुत खुश भी थी, क्योंकि हमें भी यही देखा जाता है कि जब कोई टीवी पे आता है तो इसमें ना बहुत कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि लोग उसको उजागर करते हैं। डिलीवरी गर्ल का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद पर भरोसा करें। बच्चे जो फैसला करेंगे वो बेहतर होगा। घर वालों का साथ हो तो जमाने से भी डर नहीं लगता और आप मुश्किल से मुश्किल काम भी कर जाते हैं। हिम्मत की दास्तान सिन्फ आहन, लड़की है मगर किसी से कम नहीं। कोई भी शोबा मर्दों के लिए खास नहीं होता। मेहनत और लगन सच्ची हो तो आप कामयाबियों का सफर तय कर सकते हैं। कैमरामैन फरमान अली के साथ इकरा लियाकत, न्यू न्यूज़ लाहौर। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।